गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल बाय गॉस थ्योरम। ये एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की और बहुत आसान है। अगर आपकी समझ नहीं आई है नोट से तो एक बार मेरी बात समझिएगा। आपको कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए दो चीज़ें समझनी है। वो एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, मतलब वो चार्ज को कंडक्ट करता है और कंडक्ट करने के बाद सारे के सारे चार्ज को वो सरफेस पर ले आता है। अब अंदर चार्ज कितना बचा? ज़ीरो। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? ज़ीरो। तो सबसे पहले आप इसी केस को सोल्व कीजिएगा कि इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। तो अगर आप आगे गलतियां भी करते हैं इस डेरिवेशन में तो कम से कम आपको यहाँ तक के मार्क्स बोर्ड में मिल जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट में आपको पूरी एप्लीकेशन पढ़ा दूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल शेल which is conducting of radius capital R. Let us place a plus q charge at the center of a conducting spherical shell. अब मुझे पता है और आपको पता है कि ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो जो चार्ज मैंने सेंटर पर रखा हुआ है वो कहाँ जाएगा? सरफेस पर। हम मान लीजिए हमें एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है जो सरफेस पर है। अगर इस पी पॉइंट को आप बाहर इमेजिन करते हैं तो एक बार पी पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिएगा, फिर एक बार पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब ये पी पॉइंट आप अंदर मान लीजिएगा। उससे आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल में, उसकी सरफेस पे कितना होता है और आउटसाइड द शेल कितना होता है। चला ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा? लेट अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और मैं ओ सेंटर से लेकर के पी तक की डिस्टेंस को आर मानूंगा, स्मॉल आर। जब आप पी पॉइंट बाहर लेंगे तब आप स्मॉल आर को कैपिटल आर से ज़्यादा मानेंगे, और जब आप पी पॉइंट को अंदर लेंगे तो स्मॉल आर को कैपिटल आर से कम मानेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। लेट अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल of radius r of surface charge density सिग्मा, मतलब चार्ज अपॉन सरफेस। देखिए मेरी बात समझिए, अगर आप किसी डेरिवेशन को कर नहीं पाते तो आपकी दो गलतियां हैं। एक तो आप उसे बगैर समझे ही उसे करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको ये नहीं पता उसकी नीड कहाँ पड़ेगी। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की नीड वहाँ पड़ेगी। मान लीजिए आप कोई एक ऐसा चैम्बर बनाते हैं जो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइसिस से फ्री हो, मतलब कि उसके अंदर बिजली ना गिरे, तो वहाँ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की ज़रूरत पड़ती है। बिजली हमेशा उसके ऊपर गिरेगी और ऊपर से ही बाहर चली जाएगी, आप वहाँ सेफ रहेंगे। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है उन फैक्ट्रीज़ में जहाँ वोल्टेज 2,20,000 वोल्ट से ऊपर होता है, ताकि इंसान की ज़िंदगी वहाँ पर बचाई जा सके। ज़रा ध्यान दीजिएगा, समझे। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल लिया आपने जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और जिस पर आपने चार्ज क्यू दिया, लेकिन ये रिपल्सन के कारण सारा सरफेस पर आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट केस आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप यही मेथड यूज़ करेंगे, सबसे आसान मेथड है और गलती का कोई चांस नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जी ई डॉट डी एस बाई फॉर अ क्लॉज सरफेस, और आप हमेशा जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वहाँ एक +1 कूलम चार्ज रखेंगे। मान लीजिए वो पी पॉइंट यहाँ है और इस सरफेस पर इतनी सरफेस घेरी है एक +1 कूलम चार्ज है, तो इस सरफेस को आप क्या मान लेंगे? डी एस, सरफेस एलिमेंट विच ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द होल सरफेस। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यू चार्ज था जो आज सरफेस पर है, अब वो रिपेल करेगा इस चार्ज को आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा आउटवर्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों आउटवर्ड होंगे हमेशा, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 डिग्री के। तो यहाँ लिख देंगे आप कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है तो फ्लक्स इज इक्वल टू ये। हर एप्लीकेशन में आपको यहाँ तक तो करना ही होता है। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या कहेंगे? फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस थ्योरम हमें इतना भी ज्ञान है गॉस थ्योरम से कि फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये इक्वेशन सेकंड। अब केस फर्स्ट, पहले केस में आप क्या करेंगे? पी पॉइंट जब आप अंदर इमेजिन करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे? व्हेन पी पॉइंट इनसाइड, पी पॉइंट इनसाइड
जब पी पॉइंट अंदर होगा तो आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी और अंदर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर जीरो होगा। ये आंसर। केस सेकंड। सेकंड केस में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कैलकुलेट करेंगे व्हेन पी पॉइंट एट सरफेस। जब पी पॉइंट सरफेस पर होगा तब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी, और जब स्मॉल आर की कैपिटल आर के बराबर होगी तो आप इस सरफेस एरिया को ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है और यहाँ भी ई डॉट डी एस के बराबर है, तो दोनों को बराबर रखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है तो क्यू अपॉन डी एस आ जाएगा डिनोमिनेटर में और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और इस डी एस की वैल्यू आप क्या रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एट द सरफेस। इज दैट क्लियर? इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिखा है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब केस थर्ड, जब थर्ड केस होगा तब आप P पॉइंट को निकालेंगे बाहर, तो आप क्या लिखेंगे, when P point outside the spherical shell। केस थर्ड है जी, when P point outside, जब आउटसाइड P पॉइंट होगा तो स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ ds की जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, आपके पास आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये यहाँ तक आंसर आपने सोल्व कर दिया, लेकिन इससे हम समझे क्या है वो समझिए जरा ध्यान से। इससे हम ये समझे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और सरफेस पर एक कांस्टेंट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आई है। मतलब अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है और आपको किसी को समझाना है कि स्फेरिकल शेल हमने पढ़ा है और पढ़ने के बाद हमें उसे किसी को समझाना है, तो आप क्या कहेंगे, हम एक स्फेरिकल शेल बना लेंगे, उसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को प्लॉट करेंगे, इसके बाद हम अंदर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड। ये आउटसाइड चला गया हमें, आर ग्रेटर देन आर, और अंदर गया आर स्मॉल देन आर, और यहाँ क्या आर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा सरफेस पर। तो अगर आप एक इन फ्यूचर कहीं इंजीनियर है, आप किसी एक ग्लास फैक्ट्री में इंजीनियर है जहाँ इलेक्ट्रिक वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ क्या ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, मान लीजिए आप किसी ऐसे इलेक्ट्रिक रीजन के अंदर है जहाँ इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जिस चैम्बर के अंदर आप होंगे वो सबसे पहले एक परफेक्ट कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर उसके ऊपर मान लीजिए बिजली गिरती है तो वो कंडक्ट कर देगा उसे आउटसाइड, वो बाहर कर देगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा और आप सेफ रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए आप एक कार में है, ये एक कार है और फ्रिक्शन के कारण जो कार के टायर हैं बाय द चांस, क्योंकि जब बहुत तेज हाई वोल्टेज बिजली किसी कार के ऊपर गिरती है तो क्या होता है, सबसे पहले उसके टायर फटते हैं। तो अगर फ्रिक्शन के कारण, ब्रेक अप्लाई करने के कारण आपके टायर फट चुके हैं और रिम अर्थ से कनेक्ट है, आप कार के अंदर हैं और आपकी कार की छत पर एक बिजली का वायर गिरा हुआ है, तब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप कार के अंदर सेफ हैं, लेकिन तब तक सेफ हैं जब तक वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज उस शीट को ना फाड़ दे, जो शीट जिस शीट से रूफ बना हुआ है कार का। तो आपको सबसे पहले कार के अंदर आप सेफ हैं, आप वहीं से फ़ोन करेंगे हेल्प के लिए, और उसके बाद जितना जल्दी हो सकता है उस कार को छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने कार की सरफेस के बाहर के एरिया को टच कर दिया तो आपकी मृत्यु 101% है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो आप कार के अंदर से कोशिश कीजिएगा, जंप जितना दूर आप लगाएंगे डिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो आपको कार के अंदर से फ़ोन करना है और कार के अंदर फ़ोन करने के बाद आपको कार से जितना दूर हो सकता है उतनी दूर जंप करना है, लेकिन आपको उसके कभी भी आउटर चैम्बर को टच नहीं करना है, क्योंकि एक वो कंडक्टर की बनी हुई है और दूसरा वो अर्थ से भी कनेक्ट है, जब रिम अर्थ से कनेक्ट है। दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो सीबीएसई से आउट ऑफ कोर्स भले गई हो लेकिन आईआईटी और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस एप्लीकेशन पर रिलेटेड हर साल किसी ना किसी कंपटीशन, यूपीटी, नीट,
IIT, बिट्स, वेंकटेश्वर किसी न किसी कंपटीशन में एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जरूर आता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।